हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार सीकर्स डायरी में। आज हम बातचीत करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक के बारे में कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। यह सवाल बहुत सदियों से चलता आ रहा है, यहाँ तक कि एरिस्टोटल ने अपने जर्नल में इसका जिक्र किया है, जो कि 2300 साल पुराने हैं जर्नल। ये हम लोग मजाक में लेते हैं कि मुर्गी आई या अंडा पहले आया। ये मजाक में हम सवाल पूछते हैं, पर इस सवाल के पीछे का मकसद है, एक उद्देश्य है। जो भी आपसे ये सवाल पूछ रहा है उसका उद्देश्य है आपसे पूछने का कि क्या आप साइंस को मानते हैं या परमेश्वर के द्वारा रचना की हुई जो थ्योरी है उसको मानते हैं। आप डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को मानते हैं या परमेश्वर की रचना की हुई थ्योरी को मानते हैं। आप विकासवाद सिद्धांत को मानते हैं या रचना की कहानी को मानते हैं। अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसका पूछने का उद्देश्य यही है कि वो जाने आप कहाँ पर हैं। क्योंकि अगर हम साइंस को देखें और अगर हम डार्विन की जो ये विकासवाद सिद्धांत है, ये एवोल्यूशन थ्योरी है, उसको देखें तो वो बताती है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति उत्पन्न हुई, एक जानवर से दूसरा जानवर उत्पन्न हुआ। एक प्रजाति में जब म्यूटेशन हुआ और उन्होंने बच्चे दिए या अंडे दिए तो उसके द्वारा दूसरी प्रजाति का जन्म हुआ। इसमें समय लगा, पर यह है एवोल्यूशन थ्योरी, साइंस का मानना। दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई, उनका कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने सब चीज़ों, सब जानवरों की रचना की। परमेश्वर ने पहले अंडा इस धरती पर नहीं भेजा बल्कि एक मुर्गी को बनाया। जब भी कोई आपसे सवाल पूछ रहा है उसका ये जानने का एक उद्देश्य है कि आप कहाँ पर खड़े हो। चलिए बातचीत करते हैं एवोल्यूशन के बारे में और फिर हम बातचीत करेंगे क्रिएशन थ्योरी के बारे में। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन दो प्रकार का है, एक है माइक्रो एवोल्यूशन, एक है मैक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो एवोल्यूशन है कि एडेप्टेशन, कि कोई भी जानवर कहीं पर जाता है तो वो उस जगह को एडेप्ट कर लेता है, वहाँ का इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर कर अपने आप को बदल लेता है, जो कि एक तरह से प्रूफ किया जा सकता है, जो कि लैब में भी प्रूफ किया जाता है कि एक मछली को हम दूसरे एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो कुछ समय बाद उस एनवायरनमेंट को अपना लेती है। ये है अडेप्टेशन और माइक्रो एवोल्यूशन। दूसरा है मैक्रो एवोल्यूशन, मतलब एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति का बनना, जैसे बंदरों का इंसान में बदल जाना। ये है एवोल्यूशन। और इसका मानना है कि हम सब का, कोई भी जानवर हो या पेड़ पौधे हो, हम सब के पूर्वज एक ही थे। हम एक ही पूर्वजों से उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो इंसान हैं। और इस चीज़ को हम अपने बच्चों की किताबों में भी देख सकते हैं। इसको हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, एवोल्यूशन थ्योरी को। अगर आप उस बच्चों की किताबों को खोल कर देखेंगे, वहाँ पर दिखाया जाएगा एक घोड़े को बदलते हुए वो बड़े घोड़े में बदल रहा है। वो पिक्चर बहुत अच्छी है देखने में, पर एक्चुअली वो गलत है। यहाँ तक कि डॉक्टर जॉर्ज गेलैंड सिम्पसन, जो कि बहुत मशहूर पैलेंटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये जो घोड़ों को बदलते हुए दिखाया गया है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में, गलत है। नेचुरल तौर पर कभी हुआ ही नहीं। वो पिक्चर ही गलत है जो बच्चों को दिखाई जा रही है। तो क्या एवोल्यूशन सही है और क्या हम विश्वासियों को इसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? एवोल्यूशन थ्योरी एक्चुअली एक तरह से गलत है। क्यों? हम कुछ पॉइंटों में जाएंगे। सबसे पहला है, ये साइंस है ही नहीं, ये साइंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तौर पर प्रूफ करते हैं, वो 5 कंपोनेंट्स उसमें देखते हैं हम। पहला ऑब्जर्वेशन, कि उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो लैब हो चाहे वो बाहर हो। मतलब एक क्लोज इन्वायरमेंट या ओपन इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं पर वो चीज़ ऑब्जर्व होनी चाहिए। पर अभी तक किसी ने म्यूटेशन होते हुए एक तरह के जानवर को दूसरे तरह के जानवर में बदलते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि लैब में भी इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया जा सकता। कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि मछलियों से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल से पंछी या मैमल्स आए। ना ही इस चीज़ को किसी ने लैब में होते हुए देखा है, ना ही किसी ने इस चीज़ को बाहर नेचुरल होते हुए देखा है। जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो साइंटिफिक जो कंपोनेंट है 5, जो साइंटिफिक मेथड है जो प्रूफ करते हैं कि ये साइंटिफिक सही है, नहीं पूरा करती। ना ही जो 5 कंपोनेंट है, मतलब ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, मेथड्स और रिजल्ट,
ये म्यूटेशन, ये जो एक टेस्ट है, इसका ना ही कभी हम रिजल्ट ला सकते हैं सामने से, ना ही कुछ। पिछले 100 सालों से जो साइंटिस्ट हैं वो जो फ्रूट फ्लाई है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो किसी तरह से म्यूटेशन देख पाएँ, कि वो इस जो एक मक्खी है उसको दूसरे किसी जानवर में बदलता हुआ देख पाएँ। क्यों एक्सपेरिमेंट वो जो फ्रूट फ्लाई है उस पर कर रहे हैं? फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है, जो उसका जीवन है, सिर्फ 50 दिनों का है। वो 14 दिन के बाद अंडे बच्चे दे देती है। मतलब एक साल में 26 पीढ़ियाँ आती हैं फ्रूट फ्लाई की। इंसान की 26 पीढ़ियों को निकलने में तकरीबन 600 से 700 साल लगेंगे, पर इस मक्खी की जो फ्रूट फ्लाई है, इसकी 26 जो पीढ़ियाँ हैं वो एक साल में निकल जाती हैं। और पिछले 100 सालों से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब 2600 के आसपास उनकी पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, पर अभी तक एक बार भी उन्होंने म्यूटेशन होते नहीं देखा उन्हें। एक बार भी ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो मक्खी से कोई और जानवर बन गई हो। जो ये एवोल्यूशन थ्योरी है वो साइंटिफिक तौर पर, साइंटिफिक मेथड के अनुसार प्रूफ नहीं की जा सकती। दूसरा, जो एवोल्यूशन थ्योरी मानती है वो मानती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो तंदुरुस्त है वो जिएगा और जो इन्फीरियर है वो मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। जो कमज़ोर है वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस चीज़ को भी हम देखें दोनों तरफ से, जेनेटिकली अगर देखें, उस तरफ से भी ये डिसप्रूफ हो चुकी है, इसका इनकार हो चुका है। अगर हम बाहरी तौर पर देखें उसका भी इनकार हम कर सकते हैं। 18वीं सदी में साइंटिस्ट ने कहा कि ब्लॉन्ड जो लोग हैं, वो लोग जिनके सुनहरे बाल हैं, गोल्डन कलर के बाल हैं, उनकी जो संख्या थी 1% थी। उन्होंने कहा कि ये रिसेसिव जीन है, ये जीन ख़त्म हो जाएगी और जो सुनहरे बाल वाले लोग हैं वो 21वीं सदी तक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रिसेसिव जीन है। पर अगर अब हम देखें 21वीं सदी में जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें से 10% के आसपास लोग सुनहरे बालों वाले हैं। अगर रिसेसिव जीन थी, अगर सर्वाइवल ऑफ फिटस उस पर सही बैठता, तो आज कोई भी सुनहरे बाल वाला इंसान इस दुनिया में नहीं होता। ये जेनेटिकली तौर पर डिसप्रूफ हो सकती है। अगर हम बड़े लेवल पर देखें, अगर आप किसी घायल किए हुए शेर को और एक तंदुरुस्त इंसान को एक ही जगह पर रख दें, कौन जिएगा? शेर जिंदा रहेगा, वो घायल है, वो फिट नहीं है। देखिए, इंसान के बचने का तब भी चांस 1% होगा। कैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इसमें सही बैठता है? और लोग कहेंगे ये तो बहुत छोटे लेवल का एक प्रूफ है, ये भी सही है। पर अगर हम 1000 घायल शेरों को रख दें और 1000 इंसानों को उनके सामने रख दें, फिर कौन जिंदा रहेगा? इंसान या घायल शेर? फिर भी घायल शेर ही जिंदा रहेंगे आखिर में। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसी थ्योरी को हिटलर ने इस्तेमाल किया और अपने लोगों का हमें सर्वाइव करना है, हमें तंदुरुस्त बनना है और हमें कमज़ोर लोगों को, जो धर्म को मानते हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो किसी भी धर्म को मानते हैं, उनको ख़त्म करना है, क्योंकि वो कमज़ोर लोग हैं। धर्म लोगों को कमज़ोर करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये साइंटिफिक तौर पर सही नहीं है। और अगर हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को लें भी, ये एक चीज़ को ख़त्म ही कर देता है, मोरालिटी को, मतलब नैतिकता को ख़त्म कर देता है। क्यों? अगर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो तंदुरुस्त है, उसको ही जिंदा रहना और कमज़ोर को ख़त्म करना है, जो भी लोग मर्डर करते हैं वो सही है, नैतिकता की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। मैं फिट हूँ तो मुझे ज़िंदा रहने का हक है, कमज़ोर को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। तो आप कहेंगे अभिषेक भाई आप तो फिलॉसफी ले आए बीच में, मोरालिटी तो एक फिलोसफिकल वर्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एवोल्यूशन थ्योरी भी एक फिलोसफिकल वर्ड ही है, एक फिलोसफिकल थ्योरी है। क्यों? क्योंकि इसको आप साइंटिफिक तौर पर प्रूफ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आर.सी. स्प्रोल ने कहा कि एवोल्यूशन थ्योरी एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। तीसरा, इस चीज़ को जो लोग फॉसिल के द्वारा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं वो भी नाकाम हो गए हैं। हमें कंकाल ज़रूर मिले हैं जानवरों के, अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के, पर किसी भी कंकाल को हमने म्यूटेशन के दौरान होते नहीं देखा। धीरे धीरे बदलते हुए जानवरों के कंकाल नहीं है इस दुनिया में। एवोल्यूशन का मानना है बहुत सारी जो है म्यूटेशन हुई है, बदलाव आए हैं, पर एक भी फॉसिल नहीं है, एक भी कंकाल उसके प्रूफ के तौर पर नहीं है हमारे पास, जो कि प्रूफ करता है कि ये फैक्चुअल नहीं है। चौथा, जो कि डार्विन ने भी माना है कि ये थ्योरी है, वो ये ज़रूर बताती है कि ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ी, जीवन आगे कैसे बढ़ा एक जानवर से दूसरा जानवर है, जो कि फैक्चुअल सही नहीं है।
जो कि एक थ्योरी है, पर ये इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताती कि जीवन आया कैसे। वो नहीं बता सकती कि एक पत्थर से एक पहला जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आया, क्योंकि पत्थर में म्यूटेशन नहीं होता। पत्थर में म्यूटेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक मरी हुई चीज़ है, उसमें जान नहीं है। इस चीज़ को एवोल्यूशन थ्योरी प्रूफ नहीं कर सकती। सिर्फ मैंने 4 पॉइंट उठाए हैं, और भी बहुत पॉइंट है जिसके द्वारा हम एवोल्यूशन थ्योरी को डिसप्रूफ कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं प्रूफ। क्रिएशन, इस संसार की रचना, ये थ्योरी जो कि बिब्लिकल है, जो जूडो क्रिश्चियन जो विश्वास है उसकी नींव है। बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार अंधों का चंगा करना नहीं था, लाल समुद्र को 2 भागों में बदलना नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार है कुछ भी नहीं से सब कुछ बनाया जाना, इस धरती का बनाया जाना, आकाश समुद्र का बनाया जाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है जो कि परमेश्वर ने किया। अगर हम उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 को पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 को पढ़ते हैं, वो बताती है परमेश्वर ने कैसे संसार की रचना की। पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति का निर्माण किया। परमेश्वर ने बोला ज्योति हो जाए, और ज्योति हो गई, और ज्योति और अंधकार को अलग किया। दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, एटमॉस्फेयर को बनाया। तीसरा दिन परमेश्वर ने सूखी धरती और समुद्र को अलग किया और पेड़ पौधे बनाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया। 5वें दिन परमेश्वर ने जल में रहने वाले जानवरों और उड़ने वाले पंछियों को बनाया। 6ठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया और धरती पर रहने वाले जानवरों को बनाया। और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। ये है बिब्लिकल व्यू कि परमेश्वर ने इस संसार की रचना कैसे की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं दिनों के बारे में कह रहा हूँ, मैं ये धरती के दिन के अनुसार नहीं कह रहा हूँ। और अगर हम देखें, चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया। सूरज के अनुसार हम दिन और रात को गिनते हैं। जब धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, एक दिन होता है 24 घंटे में, और एक साल होता है जब सूरज का चक्कर लगाती है। परमेश्वर ने चौथे दिन तक तो सूरज बनाया ही नहीं था, तो धरती के दिन और रात नहीं थे। जो यहाँ पर परमेश्वर ने दिन और रात की बात की है, एक दिन की बात की है, वो स्वर्गीय दिनों की बात की है, जो हम नहीं जानते जिसका कितना लंबा समय है। क्योंकि अगर हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसकी 8 आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पत्रस ने कहा कि परमेश्वर के साथ एक दिन 1000 सालों के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। तो हम नहीं जानते स्वर्ग का जो दिन है वो कितना लंबा है, कितना बड़ा है। वो 1000 साल भी हो सकता है, 10,000 साल भी हो सकता है, वो हम नहीं जानते। पर जो ये 7 दिन है उत्पत्ति के, ये धरती के दिन नहीं है। ये क्लियर करना चाहता हूँ। चलो, मैंने ये तो बता दिया कि क्रिएशन थ्योरी है क्या, परमेश्वर ने कैसे रचना की, पर इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ये सच है कि नहीं। पहली बात, अगर परमेश्वर सच्चा है तो हम इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। और इस चीज़ पर मैं पहले काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि यीशु मसीह कौन है, कौन सा परमेश्वर सच्चा है। हम कैसे जान सकते हैं परमेश्वर सच्चा है? आप हमारी पिछली वीडियोस में जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर परमेश्वर सच्चा है, जो उसने बताया उसने इस संसार की रचना कैसे की, वो सच है। दूसरा, जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, ये एक चीज़ का आंसर देती है कि हमारा जीवन कैसे आया इस धरती पर, जो कि साइंस भी नहीं बता सकती, जो एवोल्यूशन नहीं बता सकता। तीसरा, ये मेरे जीवन को मूल्यवान बताता है कि परमेश्वर ने मेरी रचना की है अपने स्वरूप में, कि मैं कितना कीमती हूँ, कि परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बनाया है। मेरी कीमत बताती है परमेश्वर की नज़रों में कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। और साइंटिफिक प्रूफ कि क्रिएशन थ्योरी सच है कि नहीं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो साइंस मानती है, बिग बैंग थ्योरी, कि ये संसार कैसे बना। जब हम उसकी बात करेंगे तो हम ये भी सबूत देखेंगे कि जो क्रिएशन थ्योरी है वो कैसे हम साइंटिफिक तौर पर प्रूफ कर सकते हैं। तो जो मैं मानता हूँ वो है कि मुर्गी पहले आई। परमेश्वर ने हम सब की रचना की है। मैं किसी जानवर से, किसी बंदर से नहीं आया हूँ। मेरे और जानवरों के पूर्वज एक नहीं हैं। मुझे परमेश्वर ने बनाया। मेरे पूर्वज आदम और हवा है, ना कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेरा मानना है। और जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं एवोल्यूशन थ्योरी किताबों में, तो प्लीज़ उनको क्रिएशन थ्योरी के बारे में, परमेश्वर की रचना के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि
स्कूल साइंस उन्हें गलत बताना चाह रही है, कोशिश कर रही है। 1907 में हेनरी ने यूएस में केस किया कि भाई अगर आप एवोल्यूशन थ्योरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो क्रिएशन थ्योरी को भी पढ़ाया जाना चाहिए। वो हार गए केस को, क्योंकि लोग नहीं चाहते ये चीज़ बताई जाए कि परमेश्वर सच में है। पर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने हम सबकी रचना की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।